हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सीए सपना और हम कर रहे हैं अपना टैली और जीएसटी का कोर्स। अभी तक हमने अपने 5 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए। हमने अभी तक देखा अकाउंटिंग के बेसिक्स क्या क्या होते हैं, अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं। टैली हमने देखा, टैली में अकाउंटिंग वाउचर की एंट्रीज किस तरीके से करते हैं। फिर हमने देखा था कि टैली में अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री इन्वेंट्री के साथ कैसे करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री से रिलेटेड टैली में बहुत सारी रिपोर्ट्स कौन कौन सी हम जनरेट करते हैं। अभी तक हमने ये सारी चीजें अपने कोर्स में कवर कर ली। अब हम एक स्टेप थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब हम सीखेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या होता है, इंडिया में जीएसटी का कैसा स्ट्रक्चर होता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किसको लेना होता है, एंड जीएसटी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें। तो आज से हम शुरू करेंगे जीएसटी। मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है। आई एम प्रिटी श्योर कि ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपका भी ये फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें जीएसटी समझना जरूरी क्यों होता है। गवर्नमेंट हमें बहुत सारी सर्विसेज देती है, हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, रोड्स बनवाती है। कभी आपने सोचा है कि गवर्नमेंट के पास ये सारी सर्विसेज देने के लिए मनी कहाँ से आता है? जी हाँ, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है। टैक्सेस जो इंडिया में होते हैं, टैक्सेस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टैक्स होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। और सेकंड हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर समझ लीजिए आप एक अकाउंटेंट हैं, आपने इनकम अर्न की, आपने गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स जमा किया चालान के थ्रू, इनकम टैक्स के पोर्टल पे रिटर्न फाइल करके, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। तो हमारा डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या हो गया? इनकम टैक्स। अभी जैसे हमारी इनकम टैक्स की ड्यू डेट क्या होती है? जुलाई से पहले हमें आईटीआर की रिटर्न फाइल करनी होती है। आप सब लोग अपने घर में अपने मम्मी पापा से पूछिएगा क्या वो अपना आईटीआर फाइल करते हैं, और आप मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर हमारा दूसरा टैक्स आता है इनडायरेक्ट टैक्स। सपोज कीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए पिज्जा खाने, आप डोमिनोज गए, आप पिज्जा खाने गए, आपने वहां पे रेस्टोरेंट का बिल पे किया, बिल में जीएसटी लगा हुआ होता है। तो आपने जब बिल पे किया तो उसमें जो जीएसटी अमाउंट इंक्लूडेड था, आपने पूरा पिज्जा के कॉस्ट के साथ जीएसटी का अमाउंट भी रेस्टोरेंट ओनर को जमा किया, ठीक है। फिर वो पूरा अमाउंट रेस्टोरेंट ओनर जो है वो गवर्नमेंट को उसमें से जीएसटी डिपॉजिट करेगा। आपने क्या किया, सपोज आपका बिल आया 1000 रुपीज का, आपने उस पर 5% जो है उस पर जीएसटी टैक्स पे किया। तो ये पूरा अपने जो अमाउंट है बिल का वो रेस्टोरेंट ओनर को जमा किया। रेस्टोरेंट ओनर उसमें से ये जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। तो ये आपने पे किया रेस्टोरेंट ओनर को, आप एक पर्सन हो, तो ये टैक्स जो है वो गया तो आपकी जेब से, ये आपकी जेब से गवर्नमेंट को किया, लेकिन जमा किसने किया? रेस्टोरेंट ओनर ने। तो इस टैक्स को क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जीएसटी जो हमारा टैक्स है, जीएसटी हमारा एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। जब भी हम टैली में सेल्स एंड परचेजेस के वाउचर की एंट्री करेंगे तो हो सकता है हम जो गुड्स परचेज करके लेके आए उस पर भी हमने कुछ जीएसटी पे किया, या फिर अगर हमारे ऊपर जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज पे जीएसटी चार्ज करने की लाइबिलिटी आती है तो वो हमको जीएसटी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। तो जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज की एंट्री और सेल्स की एंट्री जीएसटी के साथ रिकॉर्ड करेंगे, उससे पहले हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है जीएसटी होता क्या है, जीएसटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसीलिए हम जीएसटी के बेसिक्स पहले समझेंगे और फिर देखेंगे कि टैली में जीएसटी को किस तरीके से इंटीग्रेट करके अकाउंटिंग एंट्री करनी है। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। जैसे इंडिया में पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, वैट होता था, सर्विस टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होता था, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी था, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, इतने सारे इंडिया में टैक्सेस थे। आपने बहुत बारी ये चीज सुनी होगी, जीएसटी मतलब वन नेशन वन टैक्स। क्या? वन नेशन वन टैक्स। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि
पहले इंडिया में एक ही नेशन में मल्टीपल टैक्सेस लगते थे। जीएसटी ने क्या किया, इन सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया और इन सारे टैक्सेस की जगह अब सिर्फ कौन सा एक टैक्स है, जीएसटी। इसीलिए उसको बोला जाता है वन नेशन वन टैक्स। ये कौन सी डेट से इंडिया में एप्लीकेबल हुआ, ये इंडिया में एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी लगता किस चीज पे है, जीएसटी लगता है सप्लाई पे। और अब देख लेते हैं कि जीएसटी एक्ट में सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है। जीएसटी इज लेवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो, या फिर आप सर्विसेज दे रहे हो, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज, या फिर एक लीगल प्रोफेशनल की सर्विसेज, या फिर इंटीरियर डिजाइनर की सर्विसेज, या ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज, अगर कोई पर्सन सर्विसेज देता है तो उन पे भी उसको क्या चार्ज करना है, जीएसटी। ठीक है, इट इज चार्ज ऑन सप्लाई। सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है, इट मीन सेलिंग, ट्रांसफरिंग, बार्टरिंग, एक्सचेंजिंग, रेंटिंग, लीजिंग और डिस्पोजिंग ऑफ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आप एक बिजनेस करते हो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज को सेल करते हो, ट्रांसफर करते हो, या फिर दूसरे गुड्स के लिए एक्सचेंज करते हो, मतलब बार्टरिंग या फिर लीजिंग, रेंटिंग, उसके केस में क्या लगता है, कौन सा टैक्स लगता है, जीएसटी। जीएसटी इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था इंडिया में, मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था। सपोज चलते हैं 1 जुलाई 2017 से पहले, जब इंडिया में जीएसटी नहीं था। उस टाइम पे कौन सा टैक्स हुआ करता था, उस टाइम पे हुआ करता था हमारा एक्साइज ड्यूटी। कौन सा टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। सपोज मैं कोई गुड्स सेल करना चाहती हूँ, मैंने वो किससे बाय किए गुड्स, मैंने मैन्युफैक्चरर से 1 लाख के गुड्स बाय किए, ठीक है, और उस पर मैंने 12.5% एक्साइज ड्यूटी पे की। सपोज मैंने 1,12,500 रुपीज़ में वो गुड्स बाय किए, वो रॉ मटेरियल बाय करके मैंने उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाया, मैंने उस पर लेबर चार्जेस पे किए सपोज 7,500 रुपीज़, प्लस मैंने उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, कितना, 80,000 रुपीज़। मैंने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, मैंने उसमें थोड़ी सी ही वैल्यू ऐड करी और मैंने उसको सेल किया, तो ये मेरा कॉस्ट हो गया, ये मेरा लेबर कॉस्ट हो गया, ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन हो गया, मेरा 2 लाख का वो प्रोडक्ट बन गया। अब मैं इस प्रोडक्ट को फर्दर सेल करूंगी, अगर मैं इसकी ट्रेडिंग करती हूँ, मेरा इस पे कौन सा टैक्स लगेगा, मेरा उस पे लगता था टैक्स वैट। सपोज इस प्रोडक्ट पे 5% वैट लगा, तो 2 लाख पे 5% वैट कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ मेरी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी हो जाती थी। अब इसमें एक चीज़ ध्यान से समझो, जो मैंने इनपुट बाय किया, जो मैंने रॉ मटेरियल बाय किया, उस पर मैंने एक्साइज ड्यूटी पे करी। एक्साइज ड्यूटी भी क्या होता था, एक्साइज ड्यूटी एक तरीके का टैक्स होता था। तो ये मेरा जो 2 लाख का कॉस्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, 1 लाख अपना रॉ मटेरियल का कॉस्ट, 12,500 टैक्स मतलब एक्साइज ड्यूटी, इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है। जब इस 2 लाख पे ये 5% वैट लगा, विच इज ऑल्सो वैल्यू एडेड टैक्स, जब ये टैक्स लगा तो 2 लाख की वैल्यू में टैक्स ऑलरेडी शामिल है। मतलब क्या हुआ, ये टैक्स पे दोबारा से टैक्स लगा। जीएसटी इंप्लीमेंट होने से पहले इस प्रॉब्लम को बोला जाता था कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसको बोला जाता है कास्केडिंग इफेक्ट। ये क्यों हुआ करता था, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था और जो वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स हुआ करता था वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता था। तो जब आप वैट पे करोगे उसमें आपको एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता था, इसीलिए टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, जिसकी वजह से फाइनल जो गुड्स बनते थे उनका कॉस्ट बढ़ जाता था, जिसकी वजह से एंड यूजर को डबल टैक्सेस पे करने पड़ते थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ जीएसटी। ये प्रॉब्लम क्यों हुआ,
क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती है, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग टैक्स लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स हो गया। तो दोनों के टैक्सेस अलग अलग होते थे। एक ही नेशन में डिफरेंट टैक्सेस क्यों होने चाहिए? इसीलिए हमारा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 हमारा जीएसटी आया, जिसने पुराने जो सारे टैक्सेस थे, जो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उसको अपने अंदर सबस्यूम कर लिया। वो सारे टैक्सेस के बजाय अब सिर्फ एक सिंगल टैक्स लगता है, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब हम समझते जीएसटी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। ये इंट्रोड्यूस हुआ वन नेशन वन टैक्स सिस्टम क्रिएट करने के लिए, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। इंस्टेड ऑफ डिफरेंट टैक्सेस इन डिफरेंट स्टेट्स टू रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, मतलब जो टैक्स पे टैक्स लगता था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीएसटी हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, ताकि हम हर एक स्टेज पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाए या दे पाए। और ये इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ ताकि कंप्लाइंस जो है वो सिंपल हो जाए। मल्टीपल एक्ट्स थे, मल्टीपल टैक्सेस थे, सबके कंप्लाइंसेस करने के लिए सबके चलान्स अलग अलग डिपॉजिट करने होते थे, सबके रिटर्न्स अलग अलग जाते थे। एक बिजनेसमैन बिजनेस करने बैठा है, ना कि कंप्लाइंसेस करने। अगर एक बिजनेसमैन का सारा टाइम मल्टीपल टैक्सेस के कंप्लाइंसेस ही करने में स्पेंड हो जाएगा, तो बिजनेसमैन बिजनेस कब करेगा और फिर कंट्री में वैल्यू कैसे क्रिएट होगा? इसीलिए इस कंप्लाइंसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही टैक्स आया। अगर टैक्स एक ही होगा तो कंप्लाइंस सिर्फ एक ही बार करना पड़ेगा। एक ही बार कंप्लाइंस मतलब बिजनेसमैन बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर पाएगा। तो कंप्लाइंसेस जो थे उनको सिंपल करने के लिए हमारा जीएसटी टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ। फिर हमारा गवर्नमेंट का टैक्स बेस वाइडन करने के लिए और गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमारा जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इंडिया में हम देख लेते हैं जीएसटी का मॉडल कैसा है। इंडिया में जीएसटी का मॉडल इस तरीके से है कि यहाँ पे 3 टैक्सेस लगते हैं। कौन कौन से टैक्सेस? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। कौन कौन से 3 टैक्सेस लगते हैं इंडिया में? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इंडिया में ड्यूअल जीएसटी मॉडल है। एक ही ट्रांजैक्शन पे कौन कौन टैक्स कलेक्ट करता है? एक ही ट्रांजैक्शन पे स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्सेस कलेक्ट करती है और एक ही ट्रांजैक्शन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्सेस कलेक्ट करती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ड्यूअल जीएसटी मॉडल। इंडिया हैज अडॉप्टेड ड्यूअल मॉडल, मीनिंग both the central government and state government collect GST on same transaction। जो टोटल जीएसटी रेट होता है वो इक्वली डिवाइड होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जैसे हम रेस्टोरेंट गए, हमने 5% जीएसटी पे किया, तो दोनों में इक्वली कितना डिवाइड होगा? 2.5% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 2.5% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और कितने टाइप्स के जीएसटी होते हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देख लेते हैं हमारा सीजीएसटी। सीजीएसटी जो है वो कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज। हमारी जो सप्लाईज होती है 2 तरीके की होती हैं। सपोज ये इंडिया है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? इंडिया। ठीक है, हमने इंडिया में सेल्स करी। सेल्स करने के बाद यहाँ पे हम बहुत सारे स्टेट्स हैं, यहाँ पे एमपी है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे नीचे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया। इंडिया में मल्टीपल स्टेट्स हैं। अगर कोई सेल, सपोज ये एमपी है, एक पर्सन ने सेल किया, दूसरे ने बाय किया, अगर ये एक ही स्टेट में लोकेटेड है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट सेल। मतलब अगर विद इन स्टेट सेल हो रही है उसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट सेल। अगर बायर और सेलर एक ही स्टेट में लोकेटेड है तो उस पे कौन सा टैक्स लगेगा? इंट्रा स्टेट सेल पे टैक्स लगता है सीजीएसटी। इंट्रा स्टेट सेल पे कौन सा टैक्स लगता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी।
जो भी जीएसटी का रेट है वो जीएसटी का रेट दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाता है। वैसे ही अगर सपोज ये मध्य प्रदेश है, सेलर यहाँ पे लोकेटेड है लेकिन बायर हमारा महाराष्ट्र में लोकेटेड है, अगर हमारी जो सेल है अगर वन स्टेट से सेकेंड स्टेट में सेल हो रही है तो उसको कौन सी सेल बोला जाता है? इंटर स्टेट सेल। कौन सी सेल? इंटर स्टेट सेल। और उस पर कौन सा टैक्स लगता है? उस पर लगता है IGST। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो हमारा CGST क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, जो इंट्रा स्टेट सप्लाईज विद इन द सेम स्टेट होता है उस पे लगता है। हम जो टैली में अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं मेलोडी स्वीट्स एंड स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड के, उसमें CGST इज चार्ज जब हम MP के किसी दूसरे बिजनेस को सेल करते हैं। ठीक है, वैसे ही SGST टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज, जो एक ही स्टेट में सेल हुई उस पर CGST भी लगेगा, SGST भी लगेगा। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, SGST स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। दोनों चार्ज एक साथ किए जाते हैं इंटर स्टेट सेल पे। ठीक है, जैसे अगर 18% GST रेट है तो उसमें CGST होगा 9% जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, SGST होगा 9% जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। टोटल हो जाएगा हमारा टैक्स 18%। अब आता है IGST। IGST क्या बताया था मैंने? अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हो रही है, अगर बायर और सेलर डिफरेंट स्टेट्स में लोकेटेड हैं, देन उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उस पे जो टैक्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? IGST। इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड GST। ये कौन कलेक्ट करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। पूरा इंटरस्टेट सप्लाईज पे ये पूरा टैक्स किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, जो इंपोर्ट्स होते हैं उन पे भी IGST लगता है। जो हमारी टैली में हम ट्रांजैक्शंस मेंटेन कर रहे हैं मेलोडी स्वीट्स एंड स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें हमने क्या देखा? मोदी होलसेल मार्ट जो कि मुंबई में लोकेटेड है, हमारी फर्म MP में लोकेटेड है, मोदी होलसेल मार्ट मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो जब हम अपने स्टेट से उनके स्टेट में सेल करेंगे तो कौन सा टैक्स लगाएंगे? IGST। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। ठीक है, हम देख लेते हैं हमने जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए थे, जैसे हमने विद इन MP शर्मा जनरल स्टोर को सेल्स करी थी, उस पर क्या लगेगा? CGST SGST। विद इन MP हमने रजवाड़ा सुपरमार्केट को सेल करी, उस पर भी क्या लगेगा? CGST SGST। अगर हमने इंटर स्टेट सेल करी मोदी होलसेल मार्ट को, उस पर लगेगा केवल IGST जो चाहेगा पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे यहाँ पे 18% लगा तो 9% हो गया हमारा CGST और SGST, लेकिन IGST टोटल सिंगल रेट ही लगता है, पूरा का पूरा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। हमारी इंट्रा स्टेट परचेज हुई विद इन स्टेट, जैसे नेस्ले डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन पे क्या लगेगा? CGST और SGST। लेकिन अगर हमने दूसरे स्टेट से परचेज करी तो लगेगा IGST और हमको IGST का ITC मिलेगा। चलिए अब देखते हैं GST एक्ट तो है, लेकिन GST एप्लीकेबल किन किन पे होता है? GST एप्लीकेबल उन पे हो, जब आप पे GST एप्लीकेबल हो जाएगा तो आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। GST एक्ट में GST नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन मैडम ये GST लिमिट कब एप्लीकेबल होती है? आइए समझते हैं। अगर एक बिजनेसमैन है, छोटा व्यापारी है, छोटा व्यापारी अपने आप को GST में रजिस्टर करवाएगा तो उसका GST का रिटर्न फाइल होगा, उसको GST चालान के थ्रू पे करना पड़ेगा, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स GST के हिसाब से मेंटेन करने पड़ेंगे, इनवॉइस बाय इनवॉइस GST का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। छोटा सा व्यापारी है, छोटी सी दुकान, क्या उसके पास इतना मैन पावर और रिसोर्सेस हैं कि वो इतनी सारी डिटेल्स मेंटेन कर पाए? जनरली उनके पास इतना टाइम या इतना रिसोर्सेस नहीं होते कि वो एक फुल टाइम अकाउंटेंट हायर कर पाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने GST की लिमिट लगाई। जब आपकी वो GST की लिमिट क्रॉस होगी तभी आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप गुड सेल करते हैं, अगर आप एक गुड सेल करते हैं और
एक फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट जो टर्नओवर है, जो सारी सेल्स करी, उसका जो टोटल वैल्यू है, अगर वो अप टू 40 लाख है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की नीड नहीं है। वैसे ही अगर आप सर्विसेज देते हैं तो अगर आपका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी सारी जो सर्विसेज के लिए आपको रेवेन्यू मिला वो 20 लाख तक है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की नीड नहीं है। लेकिन अगर इससे एक्सीड कर जाएगा, अगर मोर देन 40 लाख टर्नओवर हो गया गुड्स के केस में, या फिर मोर देन 20 लाख हो गया टर्नओवर सर्विसेज के केस में, आपको जीएसटी में देन मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मान लिया हमारे बिजनेस का टर्नओवर 50 लाख हो गया, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, लेकिन उसके बाद भी टर्नओवर अभी इतना ज्यादा नहीं है, बिजनेस अभी भी उतना बड़ा नहीं है कि एक फुल टाइम अकाउंटेंट हायर करे जो सारी परचेज के इनवॉइसेस रिकॉर्ड करे, आईटीसी रिकॉर्ड करे, सेल्स पे एक एक इनवॉइस पे जीएसटी का ब्यौरा रखे, फिर जीएसटी के रिटर्न टाइम से फाइल करे, इतना रिसोर्सेस नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई छोटे व्यापारियों के लिए जिसका नाम है कॉम्पोजिशन स्कीम। ये एक सिंप्लीफाइड टैक्सेशन स्कीम है, ठीक है। ये उन बिजनेसमैन के लिए है जिनका टर्नओवर गुड्स के केस में 1.5 करोड़ तक है और सर्विसेज के केस में 50 लाख तक है। उनको इतना सारा कंप्लाइंस करने की नीड नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, वो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और उसके बाद एक सिंप्लीफाइड रेट उन पे एप्लीकेबल होगा। सिर्फ उनको उस रेट का जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करना होता है। उनको मंथली रिटर्न भी फाइल नहीं करनी होती, उनको रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी होती है। ठीक है जी, समझ लिया। अब एक बात आती है, कोई व्यापारी है, उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया, उस पर कॉम्पोजिशन स्कीम तो अप्लाई नहीं होगी, उसको रेगुलर टैक्स पेयर की तरह रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लेकिन फिर उसका टर्नओवर फिर भी मैक्सिमम 5 करोड़ तक ही है। वो भी बोलेगा अरे 1.5 करोड़ से ज्यादा है भले मेरा टर्नओवर, मगर 5 करोड़ से तो कम है। थोड़ा सा बड़ा व्यापारी है, इतना बड़ा व्यापारी भी नहीं है कि अकाउंटेंट हायर करे, फुल टाइम अपना टाइम सिर्फ जीएसटी के कंप्लाइंसेस करता रहे। गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, हम आपके लिए भी एक राहत दे देते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट स्कीम लाई QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस स्कीम। इस स्कीम में गवर्नमेंट ने बोला आप एक काम करो, आप हमको टैक्सेस मंथली पे कर दो, जीएसटी हर महीने जमा करा देना, रिटर्न फाइलिंग की हर महीने की चिंता खत्म, आप रिटर्न जो है क्वार्टरली जमा करा देना। जब रिटर्न क्वार्टरली जमा करनी है तो हम अपने अकाउंट्स भी क्वार्टरली बेसिस पे मेंटेन कर सकते हैं, तो उनको ये राहत दे दी। लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन उनको कैसे करवाना है, एज अ रेगुलर टैक्स पेयर। उनको जीएसटी के टैक्सेस भी मंथली जमा करने हैं और उनको जीएसटी की रिटर्न भी मंथली गवर्नमेंट को सबमिट करनी है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं जो कॉम्पोजिशन डीलर्स है, क्या वो जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं? वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। और क्या वो आईटीसी क्लेम कर सकता है? द आंसर इज नो। जो QRMP टैक्स पेयर है उसके पास ऑप्शन है कि वो जीएसटी के रिटर्न जो है वो क्वार्टरली फाइल कर सकता है। उसकी टर्नओवर की लिमिट कितनी है? जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है वो QRMP स्कीम में रजिस्टर कर सकते हैं। क्या वो जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं? यस। क्या वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल। और जो रेगुलर टैक्स पेयर है उनको तो नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही है टर्नओवर की। अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रेगुलर टैक्स पेयर लेना पड़ेगा। ये 5 करोड़ से ऊपर वाले बिजनेसमैन होते हैं। क्या वो जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं? यस। क्या वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। आईटीसी क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में समझेंगे। फिर देख लेते हैं जो हमारे कॉम्पोजिशन डीलर्स होते हैं, क्या उन पे सारे जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल होते हैं? द आंसर इज नो। जो हमारे जीएसटी के स्लैब रेट्स हैं 5%, 18% या फिर 40%, वो इन पे एप्लीकेबल नहीं होते। वो एक स्टैंडर्ड जीएसटी रेट से अपने सेल्स पे जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते। इनको जो रिटर्न है वो क्वार्टरली फाइल करना होता है और क्वार्टरली रिटर्न्स का एक समरी कंबाइंड एनुअल रिटर्न भी जमा करना होता है। ये टैक्स पेमेंट भी क्वार्टरली करते हैं,
ठीक है। जो हमारे QRMP रजिस्टर्ड डीलर्स हैं उनको उनके ऊपर नॉर्मल GST रेट्स एप्लीकेबल होते हैं। वो अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल करते लेकिन टैक्सेस का पेमेंट मंथली ही करते। और जो हमारे रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं जो GST में रेगुलर डीलर्स रजिस्टर्ड है उन पे नॉर्मल GST रेट्स एप्लीकेबल होते हैं। उनको GSTR 1 और 3B मंथली फाइल करना होता है और उनको GST का पेमेंट भी मंथली ही डिपॉजिट करना होता है और उनको मंथली GSTR 3B अपनी फाइल करनी होती है। ठीक है। जो हमारे कॉम्पोजिशन डीलर्स है क्या वो टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं? वो एक टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, वो इशू करते हैं बिल ऑफ सप्लाई। या फिर क्या वो इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते हैं? जनरली जो कॉम्पोजिशन डीलर्स होते हैं वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करनी है तो आपको एज अ रेगुलर टैक्स पेयर GST में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये किसके लिए बेस्ट है? जो बिजनेसेस लोकली सेल करते हैं डायरेक्टली कस्टमर को, उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेना सबसे बेस्ट होता है। जो QRMP स्कीम है वो टैक्स इनवॉइस बिल्कुल इशू कर सकते हैं और वो इंटरस्टेट सप्लाई भी कर सकते हैं। ये उनके लिए सूटेड स्कीम है जो वैसे तो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं लेकिन फिर भी उनको बेनिफिट्स चाहिए, जैसे वो इंटरस्टेट सप्लाई कर पाए, ITC क्लेम कर पाए, टैक्स इनवॉइस इशू कर पाए, लेकिन फिर भी उनको कंप्लाइंसेस का थोड़ा सा बर्डन कम करना है तो QRMP स्कीम उनके लिए बेस्ट है। और रेगुलर टैक्स पेयर्स ये टैक्स इनवॉइस बिल्कुल इशू कर सकते हैं, इनको इंटरस्टेट सप्लाई करना भी अलाउड है। किसके लिए बेस्ट है ये? जो हमारे मीडियम या लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं, जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेसेस को सेल करते हैं, उनके लिए कौन सी स्कीम बेस्ट है? उनके लिए बेस्ट है वो रजिस्टर करे एज अ रेगुलर टैक्स पेयर। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। हमने आज की क्लास में देखा GST क्या होता है, इंडिया में GST क्यों आया, इंडिया में GST का स्ट्रक्चर कैसा होता है। 3 टाइप्स के GST हैं, CGST, SGST, IGST। कौन सा टैक्स कब लगता है हमने ये भी सीखा। इसके बाद हमने देखा GST रजिस्ट्रेशन किसको लेना होता है, GST रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से अलग तरीके से आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप हमारे दूसरे टॉप कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल और आप हमारे मोबाइल लैब पे वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप हमारे ई-नोट्स और ई-बुक्स को भी एक्सेस करना चाहते हैं तो उन सब का लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।